इतिहास एक ऐसा विषय है जो परीक्षाओं में तो पूछा जाता है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो इस असमंजस में रहते हैं कि इतिहास पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें कि ये हमारा ये टॉपिक जो इतिहास का होता है ये कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसका हम विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, ये कहां तक विस्तृत थी, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे, क्या क्या पुरावस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, और उसके बाद में हम जानेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ, और अंत में ये भी देखेंगे कि हमें आज के जीवन में जो निरंतर चली आई प्रथाओं में कुछ ऐसी प्रचलित चीजें रहीं जो अभी भी हमें वहां से प्राप्त हुई और उसी के निरंतर चल रही हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका नामकरण कैसे पड़ा। तो कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता 326 ईस्वी में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, या उससे पहले मौर्य काल तक, या आप मुगल काल में अभी आ जाओ, तभी किसी को ये नहीं पता था, इस सभ्यता के बारे में किसी को नहीं मालूम था। इस सभ्यता का पता 20वीं सदी के तीसरे दशक में पड़ा। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत के दो पुरातत्व शास्त्री जिनमें दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, इन दोनों ने 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करके उत्खनन करके इस सभ्यता का पता लगाया। धीरे धीरे ये एक सभ्यता, इसका क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे किनारे काफी व्यापक होता चला गया। पहले तो लोगों ने इसे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था, हड़प्पा स्थल पहली बार इसका खोजा गया, लेकिन जब इस सिंधु के आसपास, जैसे कि आप इस मैप में देखेंगे, ये हमारी सिंधु नदी है, और ये सिंधु नदी के आसपास आप देखेंगे, ये सिंधु नदी के आसपास ये कब सारे स्थल जो है सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के आसपास हुए। आप देखेंगे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट। आप हड़प्पा में आएंगे, हड़प्पा का सबसे पहले पता लगा, इसकी खोज की दयाराम साहनी ने 1921 में। हड़प्पा के बाद फिर एक बड़ी साइट खोजी गई, वो थी मोहनजोदारो की खोज राखल दास बनर्जी ने की।
1922 में। फिर इसकी अधिकतर साइटें जो है इन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजी जाने लगी। सबसे पहले इसका पता लगाया था 1826 में। इस बात का पता लगाया गया कि यहां पर कोई सभ्यता है, यहां पर कोई सभ्यता है। इसका पता 1826 में लगाया गया, जिसका वर्णन चार्ल्स मैसन ने अब 1842 में एक किताब निकाली, उसमें वर्णन किया कि इस स्थान पर एक पुरानी सभ्यता है। 1921 में जो भारतीय पुरा एएसआई के हेड हुए, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड हुए, जिनका नाम था सर जॉन मार्शल, उनके काल में इस सभ्यता का उद्भव हुआ, ये सभ्यता प्रकाश में आई। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ था, हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहा गया। कहते हैं कि यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही थी उस स्थल पर। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कैसे पढ़ें, ये विशेष प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले इनके उद्भव को पढ़ें, इनका उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बाद इसकी समयावधि क्या थी, फिर इनका विस्तार कहां से कहां था, कहां तक इनका विस्तार हुआ था, प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, इनके नगर निर्माण, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी तो इनके नगर निर्माण की योजना क्या थी, आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था वहां के रहने वाले लोगों का, और अंत में इनका पतन कैसे हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में हम जानेंगे। इनका विस्तार कहां से कहां तक था। तो इनके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तृत क्षेत्र था, ये क्षेत्र उत्तर में, जो इसका उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र, मांडा जो स्थल था, मांडा इसका सबसे उत्तरी क्षेत्र था। दैमाबाद तक सभ्यताएं पाई गई हैं दक्षिण में। पश्चिम में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, इसकी पश्चिमी सीमा थी। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, हिंडन नदी पर, वो इसकी पूर्वी सीमा थी। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1100 किलोमीटर थी, 1100 किलोमीटर तक विस्तृत था उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम की जो इसका क्षेत्रफल था वो 1600 किलोमीटर था, यानी पूर्व से पश्चिम यह 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर ये अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, यानी इसका आकार ऐसे था, ऐसे फैली हुई थी, ऐसे। ये यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का हिंडन हो गया, ये मांडा हो गया, ये बलूचिस्तान का ये सुतकांगेडोर हो गया, और ये दैमाबाद हो गया। और इसका क्षेत्रफल जो होता था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, काफी बड़ी सभ्यता थी ये। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में
इस सभ्यता का पता लगा और ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की, क्योंकि सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी और इस सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक अवशेषों और अनुसंधानों से होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह थी कि यह पर्यावरण के अनुकूल थी। इसका निर्माण पर्यावरण के अनुकूल हुआ था और अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली, जल निकास जो प्रणाली थी वो बहुत ही अद्भुत मिलती है। जल निकास प्रणाली इसकी बहुत ही अद्भुत मिलती है। सड़कें जो थी यहाँ की सड़कें ऐसी होती थी, एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी। ऐसे सड़कें थी, एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काटती थी। दुर्ग जो बने हुए थे, जैसे कि अभी हम आप आगे देखेंगे शहर जो हम उसके प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे आपको। जो दुर्ग होते थे वो दो प्रकार के होते थे, निचला दुर्ग और अपर दुर्ग, जिसे प्रथम दुर्ग भी कहते हैं। एक छोटा सा दुर्ग होता था और एक बड़ा सा क्षेत्र होता था। ये दुर्ग ऊंचे पे निर्मित थे। ये जो छोटे वाले दुर्ग थे ये ऊंचे स्थान पर होते थे और ये निचला दुर्ग से कहा जाता था, निचला दुर्ग। दूसरे भाग में जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आवास क्षेत्र मिले हैं, नगर क्षेत्र मिले हैं, ज्यादातर कुएं मिले हैं। यहाँ पर ज्यादातर नागरिक जो निचले क्षेत्रों में जिनका निवास होता था, नागरिक हो गए, व्यापारी हो गए, शिल्पकार हो गए, और कारीगर हो गए, तथा श्रमिक वर्ग भी यहाँ रहा करते थे। जो श्रमिक वर्ग होते थे वो भी यहाँ रहा करते थे। सड़कों के किनारे की जो नालियां होती थी, जैसे कि ये सड़कें हैं और इनके किनारे किनारे नालियां रहती थी, ऐसे नालियां होती थी और ये नालियां जो है ऊपर से ढकी रहती थी और इनकी सफाई के लिए जगह जगह जैसे टैंक भी बनाए गए थे, मतलब जैसे चेंबर टाइप का इनकी सफाई के लिए बनाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो पुराने नगर हैं, अभी हम आगे देखेंगे, इनकी जो योजना लगभग एक ही समान है। यहाँ पर एक ही प्रकार के दुर्ग और लगभग समान प्रकार की सभी चीजें मिलती हैं। नालियां भी यहाँ ढकी हुई थी। लेकिन जो कालीबंगा और रंगपुर, ये जो दो स्थान मिले हैं, यहाँ पर कच्ची ईंटों के भी प्रयोग मिले हैं। बाकी तो सभी जगह पक्की ईंटें मिली हैं। हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, और जो भी चन्हूदड़ो, सुतकों, कांगेडोर, जहां भी अगर मिले तो यहाँ पर पक्की ईंटें मिली हैं। यहाँ पर पक्की ईंटें मिली हैं। लेकिन हड़प्पा, हड़प्पा नहीं, जहां पर रंगपुर और कालीबंगा, इन दोनों स्थानों पर पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं मिला है, मतलब इसका साक्ष्य नहीं मिल पाया। जो प्रत्येक घर होते थे, जैसे जो निचला दुर्ग है, यहाँ पर जो घर होते थे, जैसे जो भी घर होते थे उनके अपने आंगन होते थे। आंगन होते थे, घर में ही कुआं होता था। और एक प्रमुख बात यह है कि ये जो इसके दरवाजे थे, जो सड़कें जाती थी, इन सड़कों पे ना जाके जो गलियां होती थी उसकी तरफ खुलते थे। पीछे खिड़की की तरफ इनका मुख्य दरवाजा खुलता था।
हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर जो है प्राचीन कृत्य जो है दीवार बना के जो है इसकी किलेबंदी कर दी गई थी। अब इसका मतलब था कि चोर हो गए, क्योंकि उस समय पशु चोर होते थे, चोर, लुटेरे, दस्यु, पशु जो लुटेरे, इन सबसे बचना था। मोहनजोदड़ो जो स्थान मिला, मोहनजोदड़ो सबसे विशाल स्थान था। यहाँ पर बड़े बड़े अन्नागार मिले, बहुत बड़ा बाथरूम मिला, मतलब स्नानागार जिसे कहते हैं, जो किसी उत्सव के अवसर पर वहां लोग स्नान करते थे। आइए इन प्रमुख शहरों के बारे में हम देखते हैं और उसको डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हड़प्पा। हड़प्पा, इस पॉइंट को आप नोट भी करते जाइए। हड़प्पा की खोज, इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुई दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। ये स्थल कहां पर है? तो ये पंजाब प्रांत में पड़ता है। ये स्थल जो है प्राचीन पंजाब में पड़ता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार थे, पुरातत्वविद, स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के जो निवासी थे उनमें सबसे बड़ा जो भाग होता था व्यापारियों का होता था। तकनीकी उत्पाद और धर्म कार्यों में भी ये क्षेत्र संलग्न था। स्टुअर्ट पिगट ने, ये ध्यान रखिएगा कि जो पिगट थे, पिगट भी लिख सकते, याद रखिएगा, पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इन्होंने जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। नगर की रक्षा के लिए, जैसे कि हमने बताया कि जो है दुर्ग का निर्माण किया जाता था। आइए इसको देखते हैं मैप में। अब देखिए कि ये हड़प्पा का मैप है। यहां आपको दिख रहा है कि ये जैसे कि हो गया निचला दुर्ग, ये अपर दुर्ग हो गया। ये दुर्ग उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अधिक, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई में कम था। देखिए जैसे वर्किंग फ्लोर्स हो गया, ग्रेनरीज अन्नागार हो गया, ये हड़प्पा का अन्नागार हो गया। अब ये स्थल जो ज्यादातर मिले हैं, ये नदियों के किनारे मिले हैं। आप जब भी किसी भी मैप में देखेंगे तो ये नदियों के किनारे मिले हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब हड़प्पा से मिली क्या क्या चीजें हैं, आइए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर इसको हम आपको बताते हैं क्या क्या चीजें मिली हैं। अब देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थानों से जो प्रमुखतया चीजें मिली हैं उसे हम देखते हैं। पहले नंबर पर होता है बुल बिफोर अल्टर। देखिए ये सांड है। फिर है ह्यूमन एनिमल सिलेंडर। ये सब मोहरों के चित्र हैं, ये सब हमारी मोहरें हैं हमें जो मिली हैं। देखिए यहाँ पर पिक्टोग्राफिक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है कि क्या लिखा हुआ है, चित्रात्मक अक्षर हैं। देखिए यहाँ जैसे योगी के रूप में बैठा हुआ एक मनुष्य है। अब कोई कहता है ये भगवान शिव हैं, शिव का अवतार है। और इनके आसपास शेर, चीता, बाघ, गैंडा, ये जंतु हैं,
ये सब जंतु हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, आप ये स्वास्तिक का चिन्ह देख सकते हैं। एलिफेंट, हाथी की अंकित मुद्रा मिली है, हाथी की अंकित मुद्रा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये और कुछ वस्तुएं मिली हैं वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। ये मोहरे जिसपे ये अंकित होता है, ये बर्तन मिले हैं, पॉट। ये पॉट्स हैं जो मिले हैं बर्तन, ये कॉपर और ब्रॉन्ज के थे, यानी कि तांबे और कांस्य के बर्तन मिले हैं जो ये इस थे, जैसे कि ये फ्राई पैन हो गया, फ्राई पैन, ये प्लेट नुमा चीज है, ये लगभग लोटे की तरह बर्तन लग रहा है। ऐसी चीजें मिली हुई हैं। अभी हथियार और जो है उपकरण मिले हैं, इसमें तलवार चाकू जो भी कह लें आप, ये इस नुमा की कुल्हाड़ी मिली है, और भी पत्थर, जैसे ये पत्थर नुमा जो चीजें होती थी उस तरह की चीजें मिली हुई हैं। हड़प्पा में जो चीजें पूछी जाती हैं वो प्रमुखतया कौन कौन सी हैं, आइए वो लिख देते हैं हम आपको। सबसे पहले जो चीजें मिली हैं उनमें हड़प्पा में कब्रिस्तान R7, जो कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान R37, समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, चलिए आप यहां दिखाई नहीं देगा, मैं अगला पेज ले लेता हूं। ये आइए इस पेज में लिख लेते हैं। जैसे कि ये कुआं मिला है हड़प्पा में, और ये खुला मैदान हो गया, मतलब ये साइट मिली हुई है हड़प्पा में। आइए देखते हैं, इसमें एक नोट्स बना लेते हैं कि क्या क्या चीजें मिली हैं। ये हड़प्पा से प्राप्त इसमें आप लिखते हैं कब्रिस्तान R37, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, ये आप सब लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यानी कि जिसे उर्वरता की देवी कहा जाता था, उर्वरता की देवी, ये देवी एक मूर्ति मिली है ऐसे देवी नुमा, और इसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ है, तो कहते हैं उर्वरता की देवी थी। गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, यहां से गेहूं और जौ के दाने, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया भी था, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। अन्नागार मिला है, एक अन्नागार मिला है। सीपी का पैमाना, इत्यादि अनेकों चीजें मिली हैं, इत्यादि चीजें यहां से मिली हैं।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, कब्रिस्तान R7, शंख का बना बैल, पीतल की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, गेहूं और जौ के दाने, स्वास्तिक चिन्ह, अन्नागार, सीपी का पैमाना इत्यादि चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। अगला स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान था। कहते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी, यानी कि लोकतंत्रात्मक थी। यहाँ पे जो प्रमुख स्थल मिले उसमें बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। स्नानागार, जिसका प्रयोग कहते हैं कि महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था ये, और ये शायद बड़े बड़े अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता होगा। ये खुला मैदान था, जिसे अभी हम आपको आगे चित्र दिखाएंगे। ये खुला मैदान था, खुला हुआ स्थल जहां पे जलकुंड स्थित था। तांबे और टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। यानी कि इनकी तकनीकी के बारे में जो एक प्रमुख चीज है कि ये जो तांबे, तकनीकी में याद रखिएगा कि तांबे और टिन को मिलाकर, तांबा प्लस टिन बराबर कांसा, ये कांसे का निर्माण करते थे। और मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से कांस्य मूर्ति मिली, कांस्य की मूर्ति मिली। अब इसमें मूर्ति बनाई कैसे जाती थी? ये कहते हैं कि मोम विधि से ये मूर्ति बनाई जाती थी। यहाँ पे लिख देते हैं मोम विधि। कोई पूछे ये मोम विधि क्या होती है? मोम विधि एक मोम का जैसे स्ट्रक्चर तैयार किया, मोम का स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसके ऊपर ये कांस्य या की जो है मूर्ति, उसी स्ट्रक्चर पे मूर्ति बना दी। क्योंकि स्ट्रक्चर मोम का है तो यहाँ पे इसके नीचे एक छेद कर दिया। कई जगह पे वहां पे छेद मिले हैं, मूर्तियों में छेद कर दिया और इसको पिघला दिया। छेद करके जैसे ही इसको थोड़ा सा गर्म होता था, गर्मी पाता था, ये मोम अपने पिघल के निकल जाता था और ये मूर्ति जो है सेपरेट बच जाती थी। तो इसे मोम विधि कहते थे। देखिए मोहनजोदड़ो की साइट है,
आप देखेंगे दो दुर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये निचला दुर्ग हो गया, ये अपर दुर्ग हो गया। ज्यादातर स्थानों पर अपर दुर्ग और निचला दुर्ग हुआ है, जिससे कि आप इसमें साफ साफ देख पा रहे हैं ये सड़कें हैं, एक दूसरे को जहां भी मिल रही है समकोण पे मिल रही है। ये देखिए समकोण पर एक दूसरे को काट रही है। ये देखिए घरों में सबके, अब ये अपर दुर्ग में देख लीजिए, ग्रेट पाथ जो मिला हुआ है वो अपर दुर्ग में मिला है। ये ध्यान रखिएगा, जो अपर दुर्ग है माने जो कहते हैं ऊंचा दुर्ग, वहां पर ही जो ग्रेट पाथ यानी कि जो बृहद स्नानागार है वो मिला है। ग्रेनरीज थी, काफी चीजें जो थी वो ज्यादातर यहीं पे थी, और इसको चारों तरफ से बाउंड्रीकृत कर दिया गया था। ये जो मोहनजोदड़ो की दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिली है, ऐसे साल ओढ़े हुए हैं, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है, दाढ़ी है इनके, साल ओढ़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि कोई कहता है साधु है, कोई कहता है महात्मा है, कोई कहता है वहां के राजा हैं, पुरुष हैं, शासक हैं या श्रेष्ठ जन हैं, जो भी हो। अब देखिए इस स्नानागार, ये स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, बहुत ही बड़ा स्नानागार है। देखिए पूरा ओपन, ये पूरा क्षेत्र लग ही रहा है कि अपर दुर्ग है। यहाँ पे स्नानागार मिला है, और इतना बड़ा स्नानागार, यहाँ पर पानी निकालने की भी व्यवस्था थी, यानी पानी तो आता था नदियों से, जो आता होगा, यहाँ पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। दूसरा स्थान ये है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो की साइट है, कितना ऊंचा दुर्ग है ये, ऐसे मिला है मोहनजोदड़ो की साइट। देखिए पूरा व्यवस्थित था। आइए एक वो बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली है। तो यहां से जो हमें मिला है, तो सबसे पहले तो हमारा यह स्नानागार है, स्नानागार। दूसरी उसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति। कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस की जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है। राजमुद्रांक, मोहरें तो सब कहीं होती थी, राजमुद्रा मोहर, राजमुद्रांक, मुद्रांक की लिख लीजिए। पशुपतनाथ की मोहर मिली है, अभी हमने आपको दिखाया था ऊपर, पशुपतनाथ की मोहर थी। सूती कपड़ा मिला है, यहां से सूती कपड़ा मिला है। हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी की खोपड़ी। घोड़े के दांत, घोड़े के दांत मिले हैं। याद रखिए कि घोड़े के साक्ष्य जो है वो सुतकोबरा से मिले हैं, घोड़े की अस्थियां, लेकिन घोड़े के दांत यहां मिले हैं। मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के दिए। गले हुए तांबे का ढेर, जैसे कभी हमने आपको पहले बताया,
कि तांबे की मूर्तियां, तांबे और टिन को मिला के कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो तांबे का तो ढेर मिलेगा मिलेगा। सीपी की बनी हुई पट्टी मिली है, सीपी की पट्टी। और कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष, यानी कुम्हारों के 6 भट्ठों के अवशेष मिले, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, 6 भट्ठों के अवशेष, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उनके अवशेष मिले हैं, उनके भट्टी, जिस भट्टी में वो पकाए जाते थे। मिट्टी का तराजू मिला है, ये तराजू मिट्टी का। और सबसे बड़ी जो ईंट का साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी जो ईंट का साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ी ईंट। बात करते हैं चन्हूदड़ो की। चन्हूदड़ो सिंध सभ्यता का नगर, जो दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में ये भी पड़ता है। इसकी खोज 1934 में हुई। 1934 में इसकी खोज हुई एन गोपाल मजूमदार द्वारा। एन गोपाल मजूमदार द्वारा। मजूमदार द्वारा 1935 में इसकी खुदाई हुई। 1935 में इसकी खुदाई की अर्नेस्ट मैके ने। अर्नेस्ट मैके ने जो है इसकी खुदाई की। चन्हूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं, वक्राकार वर्ग के आकार की ईंटें मिली हैं। यहां से मिला क्या है? वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंट। चन्हूदड़ो में किसी दुर्ग का नहीं अस्तित्व नहीं है, यानी कि यहां दुर्ग नहीं है। झूकर झाकर के अवशेष मिले हैं। दूसरा, यहां दुर्ग नहीं है, दुर्ग नहीं है, यानी दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। झूकर झाकर, झूकर झूकर झाकर, झूकर झाकर के अवशेष मिल रहे हैं। ये कोई संस्कृति रही होगी झूकर झाकर, इसके अवशेष मिले हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था, कहते हैं कि एक औद्योगिक केंद्र था जहां पर मणिकारी और मुहर बनाने का काम, द्रांग मुहर बनाने का कार्य, बटखरे भार माप यानी बांट, भार माप आदि के लिए जो चीजें थी, ये सब चीजें यहाँ की जाती थी। ये यहाँ से जो है मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना और भट्टी मिली है। यहां से अलंकृत हाथी भी मिला है, अलंकृत हाथी। वक्राकार ईंटें, जैसे कि हमने बताया। कंघा मिला है,
लिपस्टिक, देखिए लिपस्टिक का साक्ष्य कितना पुराना है। लिपस्टिक मिली है, 4 पहियों वाली गाड़ी मिली है, 4 पहियों वाली गाड़ी, मनके इत्यादि मिले हैं। मनके जैसे कि हमने बताया मनके बनाने का कारखाना था, तो मनके तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मनका भी मिला है यहाँ, आदि चीजें मिली हैं। तो चन्हुई दौड़ों के बारे में इतनी बातें आप याद रखेंगे। बात करते हैं एक और प्रमुख स्थल लोथल की, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल। इसकी खोज 1955 ईस्वी में हुई। 1955 में इसकी खोज हुई और इसकी खोज की डॉक्टर एसआर राव ने। डॉक्टर एसआर राव ने इसकी खोज की। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। नदी का नाम याद रखिएगा, भोगवा नदी। ये एक प्रमुख बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का, एक प्रमुख बंदरगाह था। और ये बंदरगाह पश्चिम से व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे कि उस समय की जो सभ्यताएं पश्चिमी देशों में थी, उसी समय एक मिस्र की सभ्यता थी और भूमध्य सागर के क्षेत्रों में भी कुछ सभ्यताएं थी, वहां से इनका व्यापार होता था। लोथल की एक प्रमुख विशेषता ये है कि जैसे कि हमने देखा कि अन्य नगरों में या अन्य स्थलों पर ये इसको दुर्गीकृत अलग किया गया था और ये जो छोटा वाला था इसको अलग दुर्गीकृत किया गया, लेकिन लोथल में दोनों दुर्गों को एक ही दीवार से मतलब एक साथ ही दुर्गीकृत किया गया था। आइए जानते हैं कि लोथल में क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो एक तो हमें बंदरगाह प्रमुख प्राप्त हुआ है। दूसरी जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है, चावल और बाजरे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल और बाजरे का साक्ष्य। तीसरी चीज जो है फारस की मुहर यहां प्राप्त हुई है। फारस की मुहर, तीन युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियां। धान की भूसी, जैसे कि हमें चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला तो धान की भूसी मिली है यहाँ पे। धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जैसे कि हमने देखा चनूदड़ों में मनका बनाने का कारखाना था और चनूदड़ों में मनके के साक्ष्य मिले, तो यहां भी मिले हैं। मनका के बाद में हमें तांबे का एक कुत्ता मिला है, तो इससे ज्ञात होता है कुत्ता पालतू पशु जरूर रहा होगा। तांबे का कुत्ता मिला है, प्रमुख जानवर था। इसके अलावा एक दिशा मापक यंत्र मिला है, छोटा सा दिशा मापक यंत्र।
दिशा मापक यंत्र मिला है। तो क्या क्या चीजें मिली हैं, इसे याद रखिएगा। इसकी स्थिति भोगवा नदी तट पर है, जो अहमदाबाद में पड़ता है। इसकी खोज 1955 में SR राव के द्वारा की गई। ये एक प्रमुख बंदरगाह था। चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है। जब चावल और बाजरे का साक्ष्य वहां मिला है तो धान की भूसी भी मिली है। फारस की मोहर मिली है। अब ये संभव भी हो सकता है कि वहां के व्यापारी भी आके यहाँ रहते हों, अपना कार्य करते हों। फारस की मोहर मिली है क्योंकि ये प्रमुख बंदरगाह था, व्यापार होता था पश्चिम एशिया से। 3 युगल समाधियां मिली हैं, यानी 3 जोड़ी समाधियां मिली हैं। धान की भूसी, मन का उद्योग यहां भी मिला है, और तांबे का कुत्ता मिला है। एक छोटा दिशा मापक यंत्र मिला है। ये दिशा मापक यंत्र शायद ही बंदरगाहों का जो जहाज जाते थे उसके लिए था। ये चीजें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। बात करते हैं एक और प्रमुख स्थल राखीगढ़ी का। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भी एक प्रमुख स्थल था। इसकी स्थिति हिसार जिले में है। हिसार भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, हिसार जिले में है। राखीगढ़ी सरस्वती और दृशद्वती नदियों के बीच का एक शुष्क क्षेत्र में स्थित है। सरस्वती और दृशद्वती नदी जो थी, दृशद्वती नदी का एक शुष्क क्षेत्र जो था, शुष्क क्षेत्र में स्थित है। शुष्क क्षेत्र में स्थित है। इसका उत्खनन जो किया गया 1997-98 में किया गया। इसका उत्खनन 97-98 में किया गया। यहां से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। यहां से अन्नागार, इसका उत्खनन याद रखिएगा किया गया। उत्खनन 1997 से 99 के बीच। किसके द्वारा किया गया? अमरेंद्र नाथ द्वारा। अमरेंद्र नाथ। तो यहां से जो चीजें मिली हैं, एक तो अन्नागार हो गया, अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। अन्नागार और रक्षा प्राचीर यानी कि साइट को जो है, इस किले को, दुर्ग को बचाने के लिए जो रक्षा प्राचीर यानी किनारे किनारे जो दीवार उठाई जाती, बाउंड्री की जाती थी, वो मिली है। एक अन्नागार मिला है। मातृ देवी की अंकित एक लघु मुद्रा भी मिली है। यहां से मातृ देवी अंकित, मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा, एक लघु मुद्रा मिली है। लघु मुद्रा मिली है मई 2012 में। मई 2012 में जो ग्लोबल हेरिटेज फंड था, ग्लोबल
हेरिटेज फंड, इसने इसको विश्व के यानी एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर लिया। एशिया के 10 ऐसे स्थलों में जहां पर जो है जिनके विनष्ट होने का खतरा है। तो ये कुछ तथ्य थे राखी गढ़ी से। इसकी खोज हरियाणा जिले के हिसार जिले में हुई, हरियाणा राज्य की। उत्खनन 1997 से 99 के बीच हुआ अमरेंद्र नाथ द्वारा। स्थिति जो थी इसकी सरस्वती और दसदोती नदियों की थी, क्योंकि सरस्वती नदी भी सूख चुकी है, उसकी भी खोज की जा रही है, तो इसलिए ये शुष्क क्षेत्र में था। यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, रक्षा प्राचीर का साक्ष्य मिला है, मातृ देवी अंकित एक लघु मुद्रा मिली है, और मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे स्थानों में शामिल किया जिनके विनष्ट हो जाने का खतरा है। बात करते हैं एक और सबसे महत्वपूर्ण साइट सिंधु सभ्यता की, कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा, इसकी स्थिति राजस्थान जिले के, राजस्थान में हनुमानगंज जिले के, राजस्थान में हनुमानगढ़, घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज हुई 1951 में। अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज हुई। उत्खनन यहाँ पे हुआ 1961 में। बीके लाल, बीबी लाल और बीके थापर द्वारा, इसका उत्खनन हुआ। यहाँ के भवनों का जो निर्माण है, जैसे कि हमने सिंधु सभ्यता का चैप्टर शुरू करने से पहले बताया था कि कालीबंगा और रंगपुर, इन दो स्थानों पर पक्की ईंटों का उपयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि हो 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती थी। शवों की अंत्येष्टि है तीन विधियां। पहले नंबर पे था पूर्ण समाधिकरण, यानी पूरा ही उसको समाधि दी जाए, समाधिकरण। दूसरे नंबर पे था आंशिक समाधिकरण। तीसरे नंबर पे था दाह संस्कार, यानी जला देते। तीन विधियां प्रयोग में लाई जाती थी।
ये कालीबंगा की साइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये लोअर सिटी है, अपर सिटी है, सिटाडेल। जानते हैं कि यहाँ पर किस किस चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से हमें जिन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं उसमें हमें सबसे पहले आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, मिली हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। कांच व मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, क्योंकि कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियां। उसके बाद एक सिलवट्टा मिला है। सिलवट्टा मिला है। सूती कपड़े की छाप मिली है। सूती कपड़े की छाप मतलब जिससे सूती कपड़े पर छाप की जाती थी, वो उपकरण मिला है। उसके अलावा माणिक्य एवं मिट्टी के मनके मिले हैं। माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, मिट्टी के मनके। उसके अलावा बेलनाकार मोहरे मिली हैं। बेलनाकार मोहरे। मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। और प्रतीकात्मक समाधियां मिली हैं। प्रतीकात्मक समाधियां। अभी प्रतीकात्मक समाधियां इस तरह मिली है ना, जैसे कि ऐसे इकट्ठे कर दिया जाता था ढेर, उसके ऊपर से मिट्टी चढ़ा दी जाती थी या कुछ पक्की ईंटें लगा दी जाती थी। ऐसी समाधियां मिली हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में होता है। बौद्ध की वो जो स्तूप होते हैं उस तरह की ऐसी समाधियां मिली हैं, तो प्रतीकात्मक समाधियां मान लिया जाती है। तो ये चीजें हमें कालीबंगा के स्थान से मिली हैं। अगला प्रमुख स्थल है बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रमुख स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थिति है हरियाणा के, नोट करते जाइएगा, हरियाणा राज्य, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद में इसकी खोज की थी 1973 में। इसकी खोज लिख लीजिए, 1973 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज हुई। आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खोज हुई।
इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जैसे कि कालीबंगा में हड़प्पा और हड़प्पा के पहले की संस्कृतियों के अवशेष मिले थे, उसी तरह बनावली से भी हड़प्पा और हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो जल निकास प्रणाली थी, जैसे कि आप और सभी सिंधु स्थलों में देखते हैं, जल निकास प्रणाली उसका यहाँ पर अभाव था। जल निकास प्रणाली का यहाँ पे प्रणाली जो थी उसका यहाँ पे अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमें सिंधु घाटी में सभ्यता में मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो बनावली से मिला है। मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। यहाँ से मिट्टी का बना हल बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है। दूसरा यहाँ पे जौ मिला है जिसकी मात्रा अन्य स्थानों से मिले जौ से अधिक थी। जौ मिला है यहाँ पे। बात कर लेते हैं कि यहाँ प्रमुख चीजें कौन कौन सी हैं जो मिली हैं। जैसे कि हमने बता ही दिया आपको कि एक तो मिट्टी का बना हल हो गया, ये प्रमुख चीज थी। जौ यहाँ काफी मात्रा में मिले हैं और तांबे के बाणाग्र यानी बाण जो थे, तांबे के बाण मिले हैं। तांबे के बाण, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो टॉपिक चीजें हैं वो वहां से मिली बनावली से। तो इतना बनावली के बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, धौलावीरा। धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में है। इसको लिखते जाइएगा, इसके इंपॉर्टेंट नोट्स। गुजरात में कच्छ जिले में भचाऊ तालिका, ये इतना लिख लीजिएगा, भचाऊ तालिका में है। इसकी खोज थी, खोज जो की गई, इसकी खोज हुई थी 1968 में, 1968। इसकी खोज की थी जेपी जोशी, जगतपति जोशी। जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यहां से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यहां से जो सिंधु लिपि में लिखा हुआ, जो सिंधु लिपि में लिखे हुए 10 बड़े शिलालेख मिले हैं। 10 बड़े शिलालेख मिले यहाँ पे सिंधु लिपि में लिखे हुए। तो शायद ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख रहा होगा उस समय। धौलावीरा के जो निवासी थे वो जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित थी। यहाँ की जल निकासी प्रणाली जो थी उत्तम थी। यहाँ जो जलाशयों की श्रृंखला मिली है, यहाँ की जल निकास प्रणाली उत्तम जल प्रणाली थी। ये लिखना पड़े, नोट करिएगा, उत्तम जल निकास प्रणाली थी। उत्तम जल निकास प्रणाली। इस नगर को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं अन्य जो नगर थे जो अभी तक हमने देखे वो ऐसे 2 भागों में विभाजित होते थे, और ये उच्च दुर्ग था, ये निचला दुर्ग था होता था। लेकिन ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग भाग होता था और ये निचला नगर हो गया। इसके बीच में एक मध्यम नगर भी होता था।
मध्यम नगर, यानी कि ये दुर्ग भाग, ये मध्यम नगर और ये निचला नगर। इसका नगर 3 भागों में था। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्टेडियम मिला है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो स्टेडियम मिला है, स्टेडियम देखिए, वो धौलावीरा से मिला है। और किसी भी स्थान पर ऐसा स्टेडियम नहीं मिला है, वो धौलावीरा में ही मिला है। और कुछ प्रमुख चीजें जो मिली हैं, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि विश्व हेरिटेज साइट ने इसे भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। 40वीं हेरिटेज साइट भारत की है, ये हेरिटेज साइट है, ये हेरिटेज साइट है, ये भारत की। यूनेस्को ने घोषित किया इसे, धौलावीरा को। और ये सिंधु सभ्यता की पहली है। ये भी पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की हेरिटेज साइट पहली है। अभी तक सिंधु सभ्यता की कोई भी हेरिटेज साइट जो है हेरिटेज में शामिल नहीं हुई थी, ये हुई है केवल धौलावीरा। एक जानकारी और भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो मिले हैं चीजें, जो पुरावस्तुएं मिली हैं, उनमें टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, लिखते जाइएगा, टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और मोते, सोने और तांबे के गहने मिले हैं यहाँ पे। मोती, सोना, सोने और तांबे के, चांदी के नहीं, चांदी नहीं थी वहां, तांबे के गहने मिले हैं, तांबे के गहने मिले हैं। और जो चीजें वस्तुएं मिली हैं वहां पे, जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, जानवरों की मूर्तियां, और जो पुरावस्तुएं थी उनमें 9 द्वार मिले हैं डिजाइन वाले, 9 द्वार डिजाइन वाले मिले हैं, डिजाइन वाले 9 द्वार मिले हैं। एक चीज और थी यहाँ पे, एक पूरा मछलीकृत हुक मिला है यहाँ पे, मछलीकृत हुक मिला है। मछलीकृत हुक के साथ में यहाँ पे कलश मिले हैं। ये चीजें हमें धौलावीरा से प्राप्त हुई हैं। तो धौलावीरा में याद करने वाली इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है और ये भारत की 40वीं साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुई है। स्थिति इसकी गुजरात कच्छ बचाव में है। खोज इसकी 1968 में जेपी जोशी यानी जगतपति जोशी के द्वारा हुई। ये स्थान 3 मतलब भाग में विभाजित था, क्योंकि इससे पहले के सभी स्थान जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे, ये 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। यहाँ पर सिंधु लिपि के 10 बड़े शिलालेख मिले हैं। उत्तम जल निकास प्रणाली थी यहाँ पर, सबसे उत्तम।
जिसके लिए जाना जाता है। बड़े बड़े यहाँ पर बहुत से जलाशय मिले हैं, जलाशयों की पूरी श्रृंखला मिली है। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र स्टेडियम जो मिला है वो धौलावीरा में मिला है। यहाँ पर टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोती, सोने और तांबे के गहने मिले हैं, जानवरों की मूर्तियां मिली हैं, 9 द्वार मिले हैं डिजाइन आकृति वाले, जिन पर आकृति डिजाइन किए गए थे वो 9 द्वार मिले हैं, मछलीकृत हुक के साक्ष्य मिले हैं और कलश। तो इंपॉर्टेंट साइट धौलावीरा के बारे में इतनी जानकारी रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट स्थल से जानते हैं, सुरकोटदा। सुरकोटदा जो गुजरात में स्थित है, गुजरात, इसकी स्थिति गुजरात में है और ये भी कच्छ जिले में ही स्थित है, कच्छ जिले में है। इसकी खोज 1964 में जेपी जोशी ने की, यानी जगतपति जोशी ने की, जेपी जोशी ने की। ये अपनी तरह का, जैसे कि एक और स्थल था हमने देखा था कि वो एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था, तो सुरकोटदा भी जो है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके उत्तर और दक्षिण में एक एक दरवाजा था। आइए लिख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे साक्ष्य के तौर पर मिले हैं। इसके दक्षिण और उत्तर में, दक्षिण उत्तर में एक एक दरवाजा मिला है। एक एक दरवाजा मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इसी दरवाजे के पास जो है रक्षक निवास था, यानी गार्ड का रूम भी हुआ करता था। रक्षक निवास, जिसे हम गार्ड रूम भी कह सकते हैं, जो दरवाजे के पास था। ये दरवाजा जो है नगर को दुर्ग से जोड़ता था। तीसरी चीज है, यहाँ 9 कमरों वाला जो है एक विशाल भवन मिला है। 9 कमरों वाला विशाल भवन, ये चीज लिखिएगा, वाला विशाल भवन। चौथी चीज है जो हमें वहां मिली है साक्ष्य के तौर पर, घोड़े की अस्थियां मिली हैं। यहाँ पे घोड़े की अस्थियां, अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। और एक और चीज जो यहाँ पर प्रमुख, विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है। विशेष प्रकार का कब्रगाह, यानी कब्रगाह मिला है यहाँ पे। जैसे 4 कलश समाधान हुए और इन जो कलश समाधान हो, तो इसके वो जो ढका गया था उसमें पत्थर के एक विशेष पट्टी से ढका गया था। तो ये चीजें मुख्यतः हमें सुरकोटदा से साक्ष्य के तौर पर मिली हैं। इस टॉपिक को याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता के एक और प्रमुख स्थल सूतकांगेडोर की बात करते हैं, जो सबसे पश्चिमी स्थल है। इसकी स्थिति ये बलूचिस्तान वाले इलाके में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है ये। इसकी खोज तो काफी पहले हो गई थी, 1875 में इसकी खोज हो गई थी। 1875 में मेजर एडवर्ड माकलर, नाम याद रखिएगा, मेजर एडवर्ड माकलर, माकलर ने इसकी खोज की थी। खोज करके चले गए। उसके बाद 1928 में
जॉर्ज स्टीन, ऑरेन स्टीन ने यहाँ पे खुदाई करवाई, यहाँ के उत्खनन करवाया और इस सभ्यता का यहाँ इस स्थान में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। उसके बाद 1960 ईस्वी में जॉर्ज एफ डेल्स ने यहाँ व्यापक खुदाई कराई। जब व्यापक खुदाई कराई तो इसमें मिट्टी से बनी अधिकतर संरचनाएं मिली, मिट्टी और पत्थर से बनी अधिकतर संरचनाएं मिली थी। जॉर्ज एफ डेल्स, इन्होंने 1960 में यहाँ की व्यापक खुदाई कराई तो यहाँ मिट्टी से बनी जो संरचनाएं थी ज्यादातर मिट्टी और पत्थर से बनी थी, मिट्टी और पत्थर से बनी संरचनाएं, मिट्टी और पत्थर से बनी। देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ प्रमुखतया मिली हैं जो मिट्टी और पत्थर की थी। तो उसमें पत्थर के बर्तन मिले हैं, पत्थर के बर्तन, उसके अलावा पत्थर के तीर मिले हैं, पत्थर के तीर मिले हैं, तांबे के तीर के टुकड़े मिले हैं यहाँ पे, तांबे के तीर के टुकड़े मिले हैं। मोती के खोल मिले हैं, जो सीप से जो मोती निकाल ले जाते हैं, मोती के खोल मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो दास्क नदी पर स्थित सूतकांगे डोर में ये चीजें जो मिली हैं प्रमुखतः ये मिट्टी से संबंधित, मिट्टी और पत्थर से संबंधित चीजें मिली हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसकी खोज जो है एडवर्ड माकलर ने की थी। उत्खनन 28 में ऑरेन स्टीन ने करवाया। 1960 में जो व्यापक खुदाई हुई जॉर्ज एफ डेल्स ने करवाया। ये चीजें अब इनकी आर्थिक जीवन का विश्लेषण करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इनका पेशा क्या था। तो क्योंकि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो इनके उन्नति का मुख्य आधार व्यापार और कृषि था। व्यापार और कृषि, व्यापार और कृषि इनका मुख्य पेशा था। इस काल की अर्थव्यवस्था जो है सिंचित कृषि पर निर्भर थी, यानी जो कृषि की सिंचाई पर ही निर्भर थी। पशुपालन और जो इनके शिल्पकार थे जो दक्ष थे, मतलब दस्तकारियों में, और इनका विदेश व्यापार जो होता था, जैसे लोथल गोदीबाड़ा क्षेत्र जो बहुत बड़ा मिला है बंदरगाह लोथल में, उससे जो व्यापार होता था, इसके कारण ये व्यापार में भी श्रेष्ठ थे। और क्योंकि ये क्षेत्र जो ज्यादातर नदियों की घाटियों में या नदियों के किनारे मिले हैं, सिंधु नदियों या उनकी सहायक नदियां जो हैं उनके किनारे मिले हैं, तो ये कृषि प्रधान भी थे। इसका व्यापार जो होता था, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार, ये एक तो मिस्र की सभ्यता उस समय विद्यमान थी, तो मिस्र के लोगों के साथ होता था, आप लिखेंगे मिस्र के लोगों के साथ इनका व्यापार होता था। दूसरा एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, इस सभ्यता के साथ भी सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापार होता था।
इसके अलावा इनका व्यापार मध्य एशिया से होता था। मध्य एशिया से भी इनका व्यापार होता था। तो इन जगहों से इनका व्यापार होता था। व्यापार नावों के द्वारा होता था, जहाज जो जलयान होते हैं उनके द्वारा होता था। इसके प्रमुख जो व्यापार होता था वो बंदरगाहों के द्वारा होता था। बंदरगाह कौन कौन से थे? आपको जैसे बताया, सबसे बड़ा बंदरगाह उस समय लोथल का था। लोथल में बंदरगाह था। लोथल के अलावा रंगपुर में था, सुरकोटदा में था, सुरकोटदा में था बंदरगाह। इसके अलावा एक और प्रमुख बंदरगाह था, वो था प्रभास पाटन बंदरगाह। यहां से इनका व्यापार होता था। और इनकी जो माप की प्रणाली थी, उस समय इनकी जो माप की प्रणाली थी वो 16 के गुणक में थी। माप की प्रणाली जो है वो दशमलव आधारित थी, और 16 के गुणक में थी, 16 के गुणक में। इस सभ्यता के लोग, जैसे आपको पता लगा कि हड़प्पा में जौ के साक्ष्य मिले, गेहूं के, तो ऐसे ही इस सभ्यता के लोग किन किन चीजों से परिचित थे अपने आर्थिक जीवन में, जो क्रय विक्रय में? ये लोग गेहूं से परिचित थे। अनाजों में गेहूं हो गया, जौ हो गई, राई हो गया, मटर, उसके अलावा तिल, सरसों तथा ये कपास से भी परिचित थे। ये सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, तो ये कपास से भी परिचित थे। इनकी ये खेती किया करते थे, इन चीजों की ये खेती करते थे, इनकी खेती करते थे। और जो कहते हैं कपास जो पैदा करने का श्रेय दिया जाता है, वो सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है सबसे पहले। यूनानियों ने जो है सिंडन नाम दिया इसे। यूनानियों ने सिंधु सभ्यता को सिंडन नाम दिया। सिंडन आएगा कि सिंडन नाम किसने दिया था? तो यूनानियों ने। ये लोग अनाजों के अलावा ये लोग फलों, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों से भी परिचित थे। लेकिन यहाँ का जो प्रमुख खाद्यान्न, जैसे कि इसकी बड़े बड़े अन्यागारी के साक्ष्य भी मिले हैं, गेहूं और जौ था। कृषि के कार्यों के लिए ये पत्थर के उपकरणों और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे। ये पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग करते थे, कांसे के औजारों का।
औजारों का प्रयोग करते थे खेती के लिए। फावड़ा और फाल का यहाँ पर प्रयोग नहीं मिला है। और ये जो हलों का प्रयोग करते थे संभवतः ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। जैसे कि बनावली में मिट्टी का हल मिला है, लेकिन ये लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। और जो कृषि पदार्थों की आपूर्ति होती थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए जो अन्नागार है वो नदियों के किनारे बनाए गए थे। ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो मतलब अन्नागार, एक तो ये नदियों के किनारे थे अन्नागार, अन्नागार नदियों के किनारे थे। अन्नागार ये नदियों के किनारे थे, नदियों के किनारे थे। अब नदियों के किनारे होने का मतलब था कि जो जहाजों से जो वस्तुएं आती थी, जो खाद्य वस्तुएं आती थी, ये उसी अन्नागार में संरक्षित की जाती थी और धुलाई में भी आसान होती थी। और नदियों के किनारे जहाजों से आए या नावों से लेकर आते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा करके और वहीं पर रख देते थे। जब कृषि का विकास हुआ तो पशुपालन का भी विकास हुआ, क्योंकि कृषि के कार्यों के लिए और परिवहन में जो है यहाँ पर जो है पशुओं का इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर एक तो कुबड़ वाले बैल, कुबड़ वाले बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, गधे, सुअर और कुत्ते, ये सब पालतू पशु थे उस समय। अनुमान है कि ये पालतू पशु थी, इनको लोग पालते थे। और गुजरात के निवासी, जो गुजरात प्रदेश के निवासी होते थे उस समय, वो हाथी पालते थे। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। हाथी के साक्ष्य गुजरात से मिले हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि हाथी पालते थे गुजरात के निवासी। तो ये सिंधु सभ्यता का जीवन था। ये लोग मुख्यतः, इनका पेशा व्यापार का था। बड़े बड़े बंदरगाह थे उस समय जो साक्ष्य मिले हैं। लोथल, रंगपुर, सुडकोटदा, प्रभास पाटन, ये बंदरगाह थे। वहां से ये पश्चिमी देशों में यानी मध्य एशिया, मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था इनका। ये लोग गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, तिल, कपास, इन फसलों की खेती करते थे। तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, इसकी भी ये परिचित थे इससे। पत्थर और कांसे के औजारों का ये प्रयोग करते थे खेती में। जुताई के लिए ये संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। और ये जो सब सारी चीजें पैदा होती थी, यानी जिनका उत्पादन होता था, जो खाद्य वस्तुएं थी, तो इनको ग्रामीण क्षेत्रों से इकट्ठा करके अन्नागार जो नदियों के किनारे बनाए गए थे वहां रखा जाता था। पशुओं, जब इनका खेती का विकास हुआ तो इन्होंने परिवहन के साधनों की भी उपलब्धता हुई इनको, तो ये पशु पालने लगे। कुबड़ वाले बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, गधे, सुअर और कुत्ते आदि पशुओं के संभवतः ये पालन करते थे। कहते हैं कि गुजरात के निवासी उस समय हाथी पालते थे।
तो ये इनका आर्थिक जीवन था। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो इनके राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे पहले लिख देंगे आप कि स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ कोई लिखी हुई चीजें नहीं मिली, स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ का साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है। जो शिलालेखों में प्राप्त हुआ है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि हड़प्पावासी जो है वाणिज्य व्यापार की ओर ज्यादातर आकर्षित थे। नगरीय सभ्यता थी तो वाणिज्य व्यापार की ओर ही वाणिज्य और व्यापार में ये ज्यादा संलग्न थे। वाणिज्य व्यापार में तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में जो है वणिक अथवा जो व्यापारी वर्ग है इनकी भूमिका ही महत्वपूर्ण रही होगी। जो व्यापारी वर्ग हैं इनकी भूमिका हो सकती है कि महत्वपूर्ण रही हो, और यही यहाँ पे राजनीति करते हो, शासन करते हैं व्यापारी वर्ग। हंटर के अनुसार, हंटर ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक न होकर, मोहनजोदड़ो का शासन जनतंत्रात्मक था। यानी कि हंटर ने कहा है कि यहाँ का शासन जनतंत्रात्मक था, ये हंटर का कहना है। जबकि व्हीलर ने कहा कि यहाँ का जो शासन था, व्हीलर ने कहा कि यहाँ का शासन था कि सिंधु सभ्यता का लोगों का शासन जो है मध्यम वर्गीय जनता, मध्यम वर्ग के हाथों में था। जनतंत्रात्मक तो था लेकिन ये मध्यम वर्ग के हाथों में था। मध्यम वर्ग मतलब इन्होंने भी व्यापारी वर्ग को ही निर्देशित किया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये वर्ग था, राजनीतिक जीवन था, वो जनतंत्रात्मक था, राजा का शासन नहीं होता था। बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की। तो इनका सामाजिक जीवन, हमें उसकी जानकारी जो वहां पे अवशेष मिले हैं हमें उससे अनुमान लगाते हैं। विद्वान अनुमान लगाते हैं कि शायद इनकी जो समाज की इकाई थी, समाज की इकाई मुख्यतः परिवार थी। समाज की इकाई परिवार थी। और परिवार उस समय मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। अब इसकी जानकारी हमें मिलती है, जो हमें मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर मातृ देवी की मतलब मूर्तियों का अंकन हुआ है। तो इससे पता लगता है कि ये संभवतः ये मातृ सत्तात्मक जो था समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था, ऐसा विद्वान अनुमान लगाते हैं कि ये समाज मुख्यतः मातृ सत्तात्मक समाज था। समाज में जिन वर्गों की मुख्य भूमिका थी उसमें विद्वान थे, यानी कि पुरोहित वर्ग, योद्धा थे, व्यापारी थे,
और श्रमिक वर्ग था। जो आवासों की संरचना मिली है उससे जो है ये पता लगता है, अनुमान लगता है कि जो यहाँ पे आर्थिक विषमता थी। आवासों की संरचना से यहाँ आर्थिक विषमता का जो है ज्ञान होता है। हड़प्पावासी जो है साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हैं। इनका साज सज्जा पर विशेष ध्यान था, अलंकरण पर, साज सज्जा पर इनका विशेष ध्यान था, क्योंकि यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। इससे पता लगता है कि ये अलंकरण में मुख्य रूप से संलग्न थे। यहां से प्रसाधन मंजूषा मिली है, जबकि हमने पढ़ा कि चनहूदड़ों से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। तो उस समय महिलाएं लिपस्टिक का प्रयोग करती होंगी। ये सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का ये भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का ये भोजन करते थे। यानी कि दोनों प्रकार के लोग थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। चौपड़ और पासा खेलते थे। चौपड़ और पासा ये खेलते थे। अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जैसे कि हमने पढ़ा, लेकिन आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार का भी प्रचलन था। और यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान, इसकी भी जानकारी रखते थे। मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी भी ये रखते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है युद्ध प्रिय नहीं थे ज्यादा, क्योंकि यहाँ सेना का जो साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ लोग सेना रखते होंगे, कि शासक वर्ग का लगभग अभाव था। ये सेना शायद आपस में ही गठित कर लेते थे जनता से। और जो व्हीलर साहब ने कहा है कि यहाँ दास प्रथा रही होगी। व्हीलर साहब ने कहा है दास प्रथा रही होगी, यानी कि उन्होंने दास प्रथा का आकलन किया है। व्हीलर साहब ने दास प्रथा का आकलन किया है। तो ये इनकी सामाजिक स्थिति थी। मात्र सत्तात्मक समाज था, ऐसा वहां पर मिली मोहरों से कहा जा सकता है। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन लोगों की समाज में भागीदारी थी। साज सज्जा पर ये विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहने हुए अंकित किया गया है और साक्ष्य भी मिले हैं दोनों के। ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। शाकाहारी मांसाहारी लोग थे। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। और समाधिकरण जो था वो पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार की भी प्रथा विद्यमान थी। लोग यहाँ के युद्ध प्रिय नहीं थे, कम थे, शांति प्रिय ज्यादा थे।
व्हीलर साहब ने कहा है कि यहाँ उन्होंने दास प्रथा प्रचलित रही होगी, क्योंकि उस समय श्रमिकों की जो स्थिति थी उससे उन्होंने आकलन लगाया। तो ये इनकी सामाजिक स्थिति थी। बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था? इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, ये ईश्वर की पूजा जो करते थे वो 3 रूपों में करते थे। ईश्वर की पूजा ये 3 रूपों में करते थे। मानव, वृक्ष और पशु। ये 3 रूपों में ईश्वर की पूजा करते थे। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। तंत्र मंत्र में विश्वास था इनका। क्योंकि इसका ताबीजों के आधार पर जो है कुछ जगह पर जो मोहरें मिली हैं, जैसे चन्होदड़ों में, उस पर जादू टोने के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि ताबीजें जैसी चीजें मिली हैं। और बलि प्रथा के दृश्य अंकित थे। जो चन्होदड़ों से मुहर मिली है उस पर बलि प्रथा के दृश्य जो है बलि दी जाती होगी, ऐसे दृश्य अंकित थे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। ये लोग मातृ देवी, रुद्र देवता यानी जिसे पशुपतिनाथ, लिंग और योनि, लिंग योनि की भी पूजा करते थे। ये लोग जो है वृक्ष, पशु, सांप, इसकी भी पूजा करते थे। और ये जो विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, उस विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था। जैसे कि हमने पहले देखा मोहनजोदड़ो में कि जो विशाल स्नानागार मिला है वो धार्मिक अनुष्ठान में उसका प्रयोग होता होगा। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान और जो सूर्य की पूजा होती है आचमन, उसमें इसका प्रयोग होता होगा। कालीबंगा से जो अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं ये स्वास्तिक, और तो उससे कहा जा सकता है कि ये स्वास्तिक और अग्नि की भी पूजा करते थे। जो हमें अग्निवेदिकाएं मिली हैं 7 अग्निवेदिकाएं कालीबंगा से, उसके आधार पर कहा जाता है कि अग्नि और स्वास्तिक की भी ये पूजा करते थे। अग्नि और स्वास्तिक की ये पूजा करते थे। स्वास्तिक और चक्र जो है वो सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सूर्य पूजा के प्रतीक थे स्वास्तिक और चक्र। सैंधववासी ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद ये दाह संस्कार के 3 तरीके अपनाते थे। 3 तरीके कौन कौन से थे? जैसे कि भी हमने पहले पढ़ा, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, और कलश समाधान। ये 3
जो है ये दाह संस्कार की प्रक्रियाएं थी। 3 तरह से ये दाह संस्कार करते थे। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का जो आधार था वो इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। जो मूर्ति पूजा का प्रारंभ है वो संभवतः सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है, और हड़प्पा से जो एक मृंड मूर्ति मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता है, जो उर्वरता की देवी जिसे कहा गया है, उर्वरता की देवी जो हड़प्पा से मिली है, इससे लगता है कि ये प्रकृति में भी प्रकृति को भी पूजा करते थे। तो यह इनका धार्मिक जीवन था। अब इनका पतन कैसे हुआ उसके बारे में आइए जानते हैं। इस जो विकसित सभ्यता थी, जिसका विकास एक बड़ी सभ्यता मानी जाती है, इसका पतन कैसे हुआ इस पर विद्वान जो है एक मत नहीं है। और ये भी कहा जा सकता है कि इसकी उत्पत्ति जिस तरह से हुई उसका ज्ञान नहीं हो पाया, तो उसी तरह इसका पतन कैसे हुआ उसका भी ज्ञान नहीं है। केवल जो इसके अवशेष बचे हुए हैं उसी से ये पता लगता है कि जब ये सभ्यता अपने अंतिम दौर में पहुंची तो उसके बाद इसका पतन होता ही चला गया, और ये लगभग दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग उसके मध्य तक इसका पूर्णतः विनाश हो गया। इसका विनाश इस तरह से हुआ कि ये सभ्यता जो है शहरी से ग्रामीण स्तर पर पहुंच गई। इस शहरी से ग्रामीण स्तर पर पहुंच गई। विद्वानों ने अनुमान लगाया, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा, व्हीलर साहब ने कहा कि ये इसका पतन हो सकता है कि बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ हो। आर्यों का आक्रमण हुआ उसके कारण हुआ हो इसका पतन, आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ हो। जॉन मार्शल और जो एसआर राव साहब थे, मार्शल और राव साहब ने कहा कि जो है हो सकता है इसका पतन बाढ़ से हुआ हो, बाढ़ से। आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा कि ये जलवायु परिवर्तन से हुआ हो। एमआर साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ हो या जल प्लावन हुआ हो, अत्यधिक बाढ़ आ गई, इन्होंने बाढ़ को स्वीकार किया। जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता हो गई हो, यानी जो इनका प्रशासन रहा हो वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया हो और लोग जो है संगठित ना रहे हो, ये भी कारण हो सकता है। के.यू.आर. केनेडी साहब ने कहा कि प्राकृतिक आपदा आई हो, जैसे कि इस बार कोरोना महामारी आई, वैसे ही कोई आपदा आई हो, मलेरिया महामारी जैसी कोई बीमारी आई हो। इन सब के बीच पतन कैसे हुआ इस पर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं वैज्ञानिक, जो हमारे पुरातत्वविद हैं। लेकिन ये सभ्यता, एक विकसित सभ्यता जो इतनी पतन में पहुंच गई कि अंतिम समय तक ये ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। अब कहते हैं कि सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त क्या हुआ। जो सिंधु सभ्यता एक विकसित, बहुत ही विकसित सभ्यता थी, उसने हमें कुछ ऐसी चीजें दी
जो अभी भी निरंतर चल रही हैं, जैसे कि दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल प्रणाली, दशमलव पद्धति की प्रणाली, नगर नियोजन प्रणाली हो गई। नगर नियोजन, जब उस समय इतनी विकसित सभ्यता थी कि सारी व्यवस्थाएं थी, सड़कें बराबर से, नालियां ढकी हुई, और सभी घरों के जो है नालियां जाती थी। बहुदेववाद का प्रचलन, बहुदेववाद यानी बहुदेववाद का प्रचलन। इसके अलावा मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, शिव जी की पूजा, लिंग योनि की पूजा, जल का धार्मिक महत्व भी, जैसे कि जहां मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार मिला, जल का धार्मिक महत्व, धार्मिक महत्व। तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ, बहुफसली कृषि व्यवस्था हुई, आभूषणों का प्रयोग हुआ। आज ऐसी कई चीजें जो आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो देन है वो नगरीय जीवन के क्षेत्र से है। जो पूर्ण नगरीय जीवन था, पूर्ण विकसित नगरीय जीवन, वो इसी की देन है। नगरीय जीवन इसी की देन है। तो इस विकसित, पूर्ण विकसित सभ्यता का एक क्रमिक पतन हुआ, जिसका पुरातत्वविद अभी भी ज्ञान नहीं कर पाए हैं। फिलहाल